नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश आने के बाद यूपी के सियासी गलियारों में बयानों की बौछार पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे सरकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वाला फैसला करार दे रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता और संत समाज इसे धार्मिक भावनाओं का सम्मान बता रहे हैं, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने। और हो भी क्यों, आखिर मामला सियासी जो ठहरा। अब देखना यह है कि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा तो दूसरी तरफ उपचुनाव। इस बीच धर्म के रंग से शुरू हुआ यह मुद्दा सियासत को क्या रंग देता है, और आज इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फरमान के बाद घमासान छिड़ गया है। यूपी में कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम और पहचान लिखना अनिवार्य करने के योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी की सियासत में बयानों का भूचाल आ गया है। जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट से शुरू हुई ये सियासत अब मायावती की नसीहत और आरएलडी नेता रमाशीष राय की मांग तक आ पहुंची है। आरएलडी नेता ने पोस्ट कर न सिर्फ इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, बल्कि इसे वापस लेने की भी मांग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया और ये कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बॉयकॉट करने का है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा, यह अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। फैसले पर हंगामे के बीच सरकार का यह कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष के हो हल्ले के बीच संत समाज, कांवड़ संगठन और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इस पर राजनीति न करने और विपक्ष पर सांप्रदायिक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार के फैसले का काशी के संतों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, आखिर इस बात का अलग अलग राजनीतिक दल और मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहे हैं? कल तक हलाल सामान बेचते थे तो हमने तो कोई प्रश्न नहीं उठाए। आप पहचान छुपा करके व्यापार क्यों करना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर नाम और पहचान को लेकर छिड़ी इस सियासत से यूपी की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने पूरे प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले खाने और पीने की दुकानों पर संचालकों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी और अपने नाम को उजागर करना होगा। सीएम ने इसके पीछे तर्क दिया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों ही सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय प्राकृतिक खेती प्रणाली कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज की आवश्यकता उत्पादन भी बढ़ाना है। आचार्य जी के यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही। कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, यह भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को, यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भी अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं। आज तो हम लोग देख रहे हैं, गांव में जाते हैं,
युवा लड़कों पर, किसी की किडनी फेलियर हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई है, कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया है। पहले देखते थे कि 20, 25, 30 गांव में कोई एक व्यक्ति को बीमार हो जाता था, लोग ये मानते थे कि कैसे हो गया, पूरा हाहाकार मचता था। आज एक कॉमन बन चुका है। कारण है खान पान कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इसने नई नई बीमारियों को जन्म दिया है, नए तौर तरीके आगे बढ़ रहे हैं और हमें इसके बचाव का जो एक नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और वह है प्राकृतिक खेती का। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को और भारत सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 3 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती के लिए जिस एक अभियान को आगे किया था, आज उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और मैं इस अवसर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वे उत्तर प्रदेश में आकर के हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ यहां संवाद बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आज इसके बारे में लोगों के मन में एक भाव जागृत हुआ है। वो सच है, पहले शुरू में लोगों के मन में एक भाव था कि क्या होगा, कैसे होगा, और खासतौर पर कृषि विशेषज्ञ जो थे, इसके एक्सपर्ट जो थे, उन लोगों में कुछ ज्यादा ही वो था, अरे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जब वह उसके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं और इसमें जो बताया गया कि हमें बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास। अभी यहां पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से कार्यक्रम वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है। और यहां पे मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को हम लोग इसके लिए चयन करें, कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और हम चाहेंगे कि इसमें हम प्राकृतिक खेती को, प्राकृतिक हॉर्टिकल्चर को, प्राकृतिक वेजिटेबल को, प्राकृतिक पद्धति से इन सभी को हम उसके साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र देखने लायक स्थिति में बन चुके हैं। 2017 के पहले तो स्थिति वहां पे बड़ी अराजकता की सी थी, जंगल उगे हुए थे। आज हम देखते हैं हर कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ न कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई है। आज वे देखते हैं वहां पे कि वहां पर जैसे कुछ भी देखो तो वहां पे कुछ न कुछ किसानों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेबल के लिए, या फिर श्री अन्न के लिए, या फिर वेटनरी के लिए अच्छा गौवंश हो। मैंने देखा है आचार्य जी की यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में चारों धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बना। जाने के समय अनुकूल निर्णय का संत समाज ने स्वागत किया। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की छावनी में संतों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस दौरान बाबा हठयोगी महाराज ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्ति पीठों का कोई विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए उनके नाम का दुरुपयोग और उनके नाम से कोई अन्य ट्रस्ट नहीं होना चाहिए।
तो वहीं रविदेव शास्त्री महाराज ने कहा कि पिछले काफी समय से कुछ व्यक्तियों का संस्थाओं द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित चारों धामों के नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट, समिति और अन्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो केदारनाथ है ना, केदारनाथ के नाम से कुछ लोग मतलब दिल्ली में इस तरह का केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम बनाने जा रहे हैं और किया था, उसमें इस तरह की भ्रांतियां फैली, समाज में भ्रांतियां फैली, तो इसलिए संत समाज में भी इसका आक्रोश था। और आक्रोश होने के कारण हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और उन्होंने भी कहा गुरुजी मैं इसका जल्दी ही इसके लिए सख्त कानून बनवाऊंगा और करूंगा ताकि इस तरह का दुरुपयोग कोई लोग नहीं करे। चार धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 फीट है, तो इस तरह का कोई दुरुपयोग समिति बना के और कुछ अपने फायदे के लिए इस तरह का कार्य नहीं करे। तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दिया और धन्यवाद दिया। जिन लोगों को मतलब उनके आगे पीछे पड़ना है इसका जरूर होगा। अगर मैं नेताओं के आगे पीछे फिरूंगा या अधिकारी के आगे पीछे करूंगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, आपकी चैनलों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि वो चाटुकार आदमी है, जरूर अपनी क्या सेटिंग करता है, डीलिंग करता है, लोगों को मतलब गुमराह करने की, काम करवाने की, तो ऐसे लोग इस तरह का काम करते हैं। इस संत समाज की उपस्थिति में हम सब ने ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की जो विशेष प्रतिष्ठित मंदिर हैं, चार धाम हैं, जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कई जगह कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो हमारे धार्मिक मूल्य और मान्यताओं के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो वो बहुत ही संवेदनशील है। इस बात को ध्यान में रखते हुए धार्मिक भावना न भटके, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है, रियलिटी है, वो रियलिटी है। कोई यहाँ ला करके बद्रीनाथ जी को स्थापित करना चाहे वो संभव नहीं है। बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में है तो वही उनका प्रतिष्ठा है और वही लोग दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अगर पशुपतिनाथ जी पशुपतिनाथ में है तो वही उनका महत्व अधिक है। केदारनाथ जी जहाँ है वही महत्व है। इसमें देखिए दिनांक 18 को जो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं उसके नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कि ये कानून बनाया जाएगा, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा उसके एक धन्यवाद ज्ञापन हमें दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि जो कैबिनेट का निर्णय है उसकी वजह से जितने भी धाम हैं उनके नामों के दुरुपयोग में एक रोक लगेगी और जो अगर कोई करता भी है कोई ऐसा कृत्य तो उसके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चारों धामों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करता हूं। कल उन्होंने जो है कैबिनेट में बहुत अच्छा फैसला लिया है। कोई भी व्यक्ति अब जो है चारों धाम के नाम पर कुछ भी न तो ट्रस्ट बना सकता है न कोई मंदिर बना सकता है। मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और हम चारों धामों के लोग जो है बिल्कुल खुश हैं इनके इस फैसले से। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज जब मैंने ये सुना कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने प्रत्येक सरकारी विश्वविद्यालय में एक हिंदू केंद्र खोलने का निर्णय लिया, ये मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। यही होना चाहिए। इससे भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के विषय में विद्यार्थियों को जानने का बहुत सुंदर अवसर मिलेगा। और फिर दूसरा यह मैंने सुना कि केंद्र में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया, चारों धामों के नाम पर अब कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता। यह सुनकर ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति और उसके अनुपम उदात्त दिव्य संस्कार जिनमें पूरे विश्व को कुटुंब मानने की चिरकाल से हमारी अवधारणा रही है। पूरा विश्व एक परिवार है, यह समझकर हमने जीव जंतु और जितने भी नक्षत्र हैं, नेहारिकाएं, धरती अंबर अग्नि जल वायु पवन प्राण प्रकाश, इन सबको अपने परिवार का अंग माना है और उन्हीं के रक्षण पोषण संवर्धन के लिए उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है।
ये अत्यंत हर्षित करने वाला विषय है कि उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में, विशेषकर सरकारी विश्वविद्यालयों में और अन्य स्थानों पर भी भारत की संस्कृति और उसके संस्कारों का अध्ययन कराया जाएगा। योग, आयुर्वेद और वे अध्यात्म की विविध विधाएं जिनमें इतिहास, पुराण, ये सब पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि भारत के युवा ये जान सकें कि भारत की संस्कृति का औदार्य क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड की समस्त विश्वविद्यालयों में हिंदू संस्कृति अध्ययन केंद्र यानी सनातन हिंदू संस्कृति के अध्ययन केंद्र यह कोर्स लागू होगा, अनिवार्य रूप से लागू होगा। इसके लिए हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने और ऐसा एक निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि यह निर्णय केवल उत्तराखंड ने समस्त पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू होना चाहिए, क्योंकि भारत यह सनातन हिंदू संस्कृति का देश है और उत्तराखंड तो हमारी देवभूमि है। कहीं ना कहीं इस निर्णय से उत्तराखंड का जो देवभूमि का स्वरूप है वह फिर से उभर कर सामने आएगा और मुख्यमंत्री की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने इस्तीफा देते हुए यह कहा कि योगी सरकार में अधिकारी सुनते नहीं हैं, उल्टा धमकी देते हैं और कुछ बोलोगी तो मुकदमा कर दो। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। तो आखिरकार सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो अपने मांगों को पूरा करने के लिए लगातार हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मगर अब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दी। नक्सलियों को भगाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाले सहायक पुलिसकर्मियों को अब राज्य की पुलिस पीट रही। आरोप है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। आलम तो यह है कि पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सहायक पुलिसकर्मियों पर इस तरह से लाठीचार्ज झारखंड की सियासत को गरमाने का काम करता है। आपको यह बता दें कि लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई। सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्तों से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। इस दौरान पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत है। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद ये था कि राज्य के 12 जो नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिस कर्मियों की सहायता करना। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपए ही मिलता है। उनकी मांग यह है कि सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा स्थायी की जाए और उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुकुरैल नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अनधिकृत कब्जों से खाली कराए गए अकबर नगर क्षेत्र में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करके पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान पर शुरू हो रहे इस अभियान में प्रदेश सरकार एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधारोपण करके इतिहास रचेगी। सीएम योगी के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि अपने अपने जनपदों में इस जन अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस जन अभियान में आमजन के साथ साथ आधे दिन तक सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग भी शामिल होंगे।
तो वहीं राजधानी लखनऊ में भाजपा और आरएसएस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भविष्य को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच आरएसएस बीजेपी के बीच यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के कई नेता शामिल हैं। तो वहीं अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी के एक अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ गया। इससे शुक्रवार को दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हो गया। करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर फ्लाइंग बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए गए। आपने पहले कभी एंटीवायरस फर्म क्राउड स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कंपनी ने अपने वायरस स्कैनर फाल्कन के साथ जो कुछ किया उसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले लाखों कंप्यूटरों पर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने सुबह करीब 5 बजे इसकी जानकारी दी। हालांकि एप्पल और लाइनक्स के यूजर्स प्रभावित नहीं हुए। तो वहीं अयोध्या के मवई ग्राम पंचायत भटमऊ नारायणपुर में खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मवई में ग्राम प्रधान ने मनरेगा मजदूरों के बजाय जेसीबी से चक्रोट बनवा दी थी, जिससे मनरेगा मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही थी। इंडिया वॉइस ने यह खबर बड़े ही प्रमुखता से दिखाई। इंडिया वॉइस की खबर का असर भी हुआ। इसके बाद खंड विकास अधिकारी मवई अनुपम कुमार वर्मा ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अपनी टेक्निकल टीम के साथ मौके का मुआयना किया, जिसमें चक्रोट की पटाई जेसीबी मशीन से होना पाया गया। जिसके बाद खंड विकास अधिकारी मवई अनुपम कुमार वर्मा ने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान के खिलाफ 90G यानी 90G के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें अब वसूली की कार्रवाई की जाएगी। भटमऊ नारायणपुर में जैसे ही खबर मिली उसके तुरंत उपरांत हमारे और जेईएमआई की संयुक्त टीम द्वारा वहां पर जांच किया गया। जांच में जो पाया गया स्थिति वहां पर, उसके आधार पर मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। उसके तहत 1/3 प्रधान, 1/3 सचिव और 1/3 टीए द्वारा वसूली का प्राविधान है, जो कि उसमें कराया जाएगा। और उसके साथ साथ सचिव और जीआरएस और सभी कर्मचारियों को वहां पर एक हमारे द्वारा नोटिस दी गई है। उसके साथ साथ प्रधान को 90G के तहत अलग से एक डीपीआरओ कार्यालय से भी नोटिस दिलाने के लिए बुलाया। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।